हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो चौहान वंश से संबंधित हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर से संबंधित रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि हम जैसे ही हमारे एक राजवंश को कंप्लीट करेंगे उसके बाद में उसके आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो अभी हमने जो अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालौर के चौहान वंश को कंप्लीट कर लिया है। तब हम उनसे अगली कड़ी में चौहान वंश से संबंधित प्रश्नोत्तर की एक क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, और इस क्लास में जो प्रश्न है वो विभिन्न विगत परीक्षाओं में आरपीएससी का हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का हो में पूछे गए प्रश्नों पर ये आधारित है। और इन प्रश्नों से क्या होगा, आपको दो चीजें क्लियर होगी। एक तो ये कि प्रश्न कहाँ से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने अभी रीट वाला पेपर देख लिया होगा कि प्रश्न कहाँ से उठाए गए हैं। राजस्थान जी के तो लगभग राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति किताब और भूगोल हरिमोहन सक्सेना से उठाया गया था। और जो एसएसटी का पेपर था ना, उसमें 90% जो प्रश्न थे ना वो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो किताबें हैं राजनीति की, इतिहास की और भूगोल की, उन किताबों से ही उठाया गया था। उसके अलावा कहीं से भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया गया था। मैंने खुद ये रिसर्च किया है और देखा है, और लगभग आप उन्हीं किताबों से आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, परंतु अब आप जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनका लेवल थर्ड ग्रेड से ऊंचा है। तो उसके लिए आपको इन किताबों के अलावा जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं या जो कॉलेज में किताबें लगती हैं उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी अध्ययन को आसान बनाने के लिए हमने एक मुहिम प्रारंभ की है। इसमें हम आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितनी भी कला टॉपिक है और राजस्थान की कला संस्कृति की और राजस्थान के भूगोल के जितने भी टॉपिक है जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की किताबों में है, उनको हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से आपको अध्ययन करवाएंगे ताकि आपको वो समय आपका बच जाए। आप एक बार इन क्लासों को देख लेना, अच्छी प्रकार से सुन लेना, और उसके बाद में उसकी जो पीडीएफ हम अपलोड करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट निकाल लेना और एक बार उनको पढ़ लेना। ठीक है, इससे आपका जो राजस्थान का जीके है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान के जीके को और कहीं से भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो हमें यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर किसी दोस्त को या किसी साथी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो वो मेरे मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक बार एक मैसेज कर दें। ठीक है, और जो किस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, जो अभी तक हमारी क्लासें हुई है उनकी, तो वो हम आपको वहाँ से भेज देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर है 7619761567 7619761567। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि रानी रंग देवी थी, उनका संबंध कहाँ से था। रानी रंग देवी के बारे में हमने बताया था। रानी रंग देवी रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान की पत्नी थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर आक्रमण किया था तब हमीर देव चौहान के द्वारा केसरिया किया गया था 1301 में, और उनकी पत्नी रंग देवी के द्वारा जल जोहर किया गया था। क्या किया गया था? जल जोहर किया गया था, और जिस तालाब में किया था उसका नाम था पद्मला तालाब।
और ये पद्मला तालाब कौन थी? पद्मला हमीर देव की पुत्री थी। ठीक है, तो रानी रंग देवी का संबंध किससे है? रणथंभौर के किले से है। सिवाना का जो शासन था सातल देव, जालोर का कानर देव, चित्तौड़गढ़ का रतन सिंह था जब अलाउद्दीन ने इन पर आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये प्रश्न रिपीट हो गया कि रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोर का संबंध किस किले से है? रणथंभौर के किले से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि अजमेर का वह शासक है जिसने सबसे पहले दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था। अगर आपने हमारे अजमेर के चौहान वंश से संबंधित जो पहला पार्ट देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली शिवालिक का एक लेख है जिसका संबंध विग्रहराज चतुर्थ से है। किससे है? विग्रहराज चतुर्थ से। उस लेख में अब उल्लेखित है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और वहां के तोमर शासक को पराजित करके उसे अपने अधीन किया था और दिल्ली पर अपना शासन स्थापित भी किया था। और वह प्रथम शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। और इनके शासनकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो विग्रहराज चतुर्थ रहेगा। और एक बात और याद रखना, शिवालिक लेख का संबंध किससे है? विग्रहराज चतुर्थ से है, अजमेर का शासक है। इसके अलावा अग्निराज नहीं है, यहाँ पर अर्णोराज है। अर्णोराज जिसने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। इसके अलावा ब्रह्म मंदिर का निर्माण भी करवाया था। पृथ्वीराज तृतीय हैं जिन्होंने त्रैन के युद्ध किए थे। अजय राज जिसने अजमेर नगर को बसाया था। पृथ्वीराज तृतीय जिसने एक दो उपाध्याय भी राय पिथौरा और दल पुंगल की। अगला हमारा प्रश्न है कि ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? ललित विग्रहराज नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के समय हुई थी और उनके दरबारी कवि सोमदेव ने इस नाटक की रचना की थी। तो सोमदेव ने इस नाटक की रचना की थी। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बता देता हूं कि विग्रहराज चतुर्थ ने भी स्वयं एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम था हरिकेली नाटक। और इन्हीं नाटकों की रचना और संगीत का ज्ञाता होने के कारण उन्हें कवि बांधव या कवि बंधु की उपाधि भी दी गई थी। किसे? विग्रहराज चतुर्थ को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? ये रासो है ना, ये राजा की उपलब्धियों और उनके शासन प्रणालियों के वर्णन करने के लिए लिखे जाते हैं और ये राजस्थान की भाषा और साहित्य से संबंधित है। रासो के ये है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा नोट कर लेना। एक है हमीर रासो जो जोध राज के द्वारा लिखित है। इसके अलावा एक हमीर रासो और है जो सारंगधर के द्वारा रचित है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदई के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा बिसल देव रासो जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है उसका रचयिता कौन है? नरपति नाल है। कौन है? बिसल देव रासो नरपति नाल है के द्वारा लिखा गया था। और इसके अलावा संगत रासो है जो गिरधर आशियों की रचना है और खुमांड रासो है जो कि दलपत विजय की रचना है। ठीक है, तो इन रासों को भी ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार रीट थर्ड ग्रेड के प्रश्न पेपर में हमीर रासो, संगत रासो, बिसल देव रासो और खुमांड रासो, इन चारों के बारे में पूछा हुआ था और सम्मिलित करने वाला प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? ठीक है, इसमें दो ग्रंथों की हमने भी जिक्र किया था। एक खजाइनुल फतूह है अमीर खुसरे का और दूसरा है कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ का। और इसके अलावा एक ग्रंथ और आता है वीरमदेव सोनगरारी बात। और ये वीरमदेव कौन है? इसी कानड़ देव का पुत्र था। और जो अलाउद्दीन और कानड़ देव के बीच में संबंध बिगड़े थे उसमें वीरमदेव के कारण भी बिगड़े थे, क्योंकि वीरमदेव ने फिरोजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था।
ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर आंसर इसका राइट रहेगा। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो शेरशाह सूरी के समय लिखी गई थी और हिंदी भाषा में लिखा हुआ ये ग्रंथ है। एकलिंग महामात्य किसकी है? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसका हमने मेवाड़ के महाराणा कुंभा के समय इनके बारे में जिक्र भी किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, मैंने बताया था कि जब अलाउद्दीन की सेनापति उलुग खान और नुसरत खान ने रणथंभौर के किले की घेराबंदी की थी, तो इस घेराबंदी में क्या हुआ था, खिलजी की सेना के द्वारा भी पत्थर फेंकने वाले यंत्र जैसे मगरबी, गरगच और रणथंभौर के किले के अंदर भी पत्थर फेंकने वाले यंत्र थे, उनके द्वारा एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए थे, बड़े बड़े चट्टानी पत्थर। ठीक है, तो उसमें किले के अंदर से एक फेंका गया पत्थर है जो खिलजी की सेना के सेनापति नुसरत खान पर आकर गिरा था, जिसके कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो नुसरत खान यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नुसरत खान यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? कि जिस चौहान शासक ने अजमेर को बसाया उसी ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो था अजयराज। अजयराज ने 1113 में अजमेर नगर को बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, कंप्लीट। इसके अलावा अजयराज ने अजय दमप्रिय और सोमल देवी के नाम से सिक्के भी जारी किए थे, और अजमेर का जो प्राचीन नाम है वो अजयमेरु है। ध्यान में रख लेना, अजमेर का जो प्राचीन नाम था वो अजयमेरु है। ठीक है, मेरु शब्द का अर्थ होता है पर्वत से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? ये भी जो राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित क्लास है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको अमीर खुसरो शाह को परास्त करने वाली बात अगर याद नहीं आती है तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि शिवालिक अभिलेख किस समय उत्कीर्ण किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के समय से। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं, और यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ इसका उत्तर रहेगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? इसका भी हमने जिक्र किया था, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कविता उसके द्वारा रचित है। चंद्रप्रदाय के द्वारा, पृथ्वीराज रासो के द्वारा रासो रचित हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने किस मंगोल नेता को शरण दी थी जिस अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? रणथंभौर के जो युद्ध का मुख्य कारण था वो यही था कि खिलजी के 2 विद्रोही सेनापति मंगोल मोहम्मद शाह और केहबरू को अमीर के द्वारा शरण दी गई थी, जिसके कारण रणथंभौर पर आक्रमण किया था, क्योंकि हमीरदेव ने उन्हें वापस लौटाने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर केहबरू और मोहम्मद शाह है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मोहम्मद खान भी नहीं है, मोहम्मद शाह है। ठीक है, मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर रहेगा। और इसमें खेबरू भी दिया हुआ है, हो सकता है ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, और इसमें आंसर इस प्रकार दिए होंगे, 1 2 सही है, 2 3 सही है, या 3 4 सही है। तो इसमें खेबरू और मोहम्मद साहब दोनों ही राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये फिर रिपीट हो गया, मोहम्मद शाह और खेबरू दोनों रहेंगे, 1 और 3 दोनों इसके राइट आंसर रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा इस प्रश्न में आपको ये एक बात ध्यान में रख लेना कि ये जो सेनापति थे वो मंगोल थे,
क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें ये तो याद है कि मोहम्मद शाह और खैबरू थे। अब वो कौन थे, मुगल थे, तुर्क थे, या खान थे, या राजपूत थे, या सूरी थे, तब आपको हमें याद रखना है कि वो मंगोल जाति थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। अब बिजोलिया शिलालेख में जो कि चौहान वंश से संबंधित है, उसमें लिखा गया है कि वासुदेव चौहान, जो कि अजमेर के मूल पुरुष आदि पुरुष है, उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था, तो वासुदेव चौहान रहेंगे। गोविंद राज, जिन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी। दुर्लभ राज, ये विग्रह राज द्वितीय के बाद में अजमेर के चौहान शासक बने थे, और विग्रह राज के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अजमेर नगर किसके द्वारा बसाया गया था। अभी हमने जिक्र किया था अजय राज के द्वारा 1113 में बसाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इनके साथ साथ है, जैसे एक प्रश्न है तो उनके बारे में, जैसे शासक अजय राज के बारे में हमने देख लिया, तो उनके अलावा इस प्रश्न के अलावा उनके बारे के द्वारा और जो भी किया गया है, जैसे कि अजमेर नगर बसाया, 1113 में बसाया, सोमनवती और अजय दमप्रिय के नाम से सिक्के भी जारी किए थे, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और हमारा इस प्रकार हमारी क्लासों का रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अजमेर के पास इस पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वराह मंदिर जो भगवान विष्णु के अवतार है, इस मंदिर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, बांडी नदी के जल को रोककर। इस नदी को, झील को बनाने के पीछे रीजन क्या था, वो ये कारण था कि अर्णोराज के द्वारा बहुत भारी संख्या में तुर्कों का दमन किया गया था, तो जिससे वहाँ की धरती लहूलुहान हो गई थी, तो उसी मिट्टी और धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था अर्णोराज के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि कटिबंध या कविबंध के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा शासक राजा प्रसिद्ध था। तो कटिबंध या कविबंध के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था, विग्रह राज चतुर्थ। कटिबंध, कविबंधु के नाम से कौन सा, इसके अलावा एक शब्द और आता है कवि बांधव, तो उनके नाम से विग्रह राज चतुर्थ प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस चौहान शासक के द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया था। इस प्रश्न ये थोड़ा अलग हटके है, हमारे नोट्सों में नहीं था, और मुझे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगाता है, क्योंकि आरएस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो लेकर आया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो विग्रह राज चतुर्थ रहेगा। इसके अलावा विग्रह राज के द्वारा बिशलपुर भी बसाया गया था, और बिशलपुर जलाशय का निर्माण भी करवाया गया था। ज्वालीपुर को ज्वालापुर के नाम से परिवर्तित किसने किया था, विग्रह राज चतुर्थ ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी। ये लो प्रश्न भी आ गया। तो बिशलपुर की स्थापना किसने की थी, विग्रह राज चतुर्थ ने की थी, और यहाँ पर बिशलपुर बांध का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, उदय सिंह द्वितीय कौन था, महाराणा प्रताप के पिता, जिसने उदयपुर नगर बसाया था। राणा सांगा, जो खानवा के और बयाना के युद्ध किए थे। और राणा हमीर कौन था, ये सिसोदिया वंश का प्रथम शासक था। इसे मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्णित किया गया था। मैंने अभी जिक्र किया था, आपको याद रखना है कि दिल्ली शिवालिक लेख का संबंध किससे है, विग्रह राज चतुर्थ से। ठीक है, इनका संबंध किससे है, विग्रह राज चतुर्थ से है, एक बात। दूसरी बात, विग्रह राज का शासनकाल है सपातलक्ष के चौहानों के लिए श्रवण काल भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विख्यात डाइदिन का झोंपड़ा अथवा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? यह प्रारंभ में क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। परंतु जब 1192 में त्रयन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था, तो वहां पर अजमेर में जो सल्तनत काल का आधिपत्य हो गया था, तो उसमें एक गुलाम वंश का था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके वहाँ पर डाइदिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाया था। और ये जो संस्कृत पाठशाला थी मूल रूप से वो किसके द्वारा बनाई गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1192 ईस्वी में त्रयन का दूसरा युद्ध किस चौहान शासक ने लड़ा था? तो 1192 में जो त्रयन का युद्ध हुआ वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। और ये इतिहास का एक निर्णायक युद्ध भी रहा था, क्योंकि इसके बाद में जो राजपूत काल था 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का, वो समाप्त हो गया और सल्तनत काल प्रारंभ हो गया था। और उसके बाद में मुगल काल, और मुगल काल के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो त्रयन के युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़े गए थे। अब आप इसमें एक चीज़ ये ध्यान रख लेना, तृतीय शब्द को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भी पूछा जा सकता है। तो आपको तृतीय शब्द के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न रहेगा पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे, 1191 और 1192 में। ठीक है, त्रयन का प्रथम युद्ध और त्रयन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर। लेकिन हमीर रासों में 21 बार, हमीर रासों ने पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि पृथ्वीराज ने 21 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और जो हमीर महाकाव्य है नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, उसमें 7 बार, पृथ्वीराज रासों में 21 बार और हमीर महाकाव्य में 7 बार मोहम्मद गौरी को पराजित करने का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और ये उन ग्रंथों के अनुसार है। अगर उन ग्रंथों को लेकर के पूछा जाए तब हमारा उत्तर अलग होगा, परंतु इसमें सीधा ही पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे? अब ये जो प्रश्न है ना, ये मैं किसी गाइड से नहीं बनाई है। ये प्रश्न मैंने कक्षा 12 की जो राजस्थान भारत का इतिहास की किताब है उसमें से बनाए हैं। और इसमें ये बात लिखी हुई है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो दरबारी विद्वान थे, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन और विश्वरूप, इसके अलावा जैनक और चंद्रप्रदाय भी थे। ठीक है, सारंगधर इसमें नहीं रहेंगे, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सारंगधर। और ये सारंगधर कौन है? जिन्होंने हमीर रासो लिखा था। एक हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया था? जोधराज के द्वारा, और दूसरा हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये प्रश्न है 2nd ग्रेड की भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? ठीक है जी, बता देते हैं। उस समय चालुक्य का जो समकालीन शासक था वो था भीमदेव। अब भीमदेव प्रथम था कि द्वितीय था, इसीलिए मैंने बताया था आपको कि पृथ्वीराज तृतीय है, उस चीज को याद में रखना है। तो यहाँ पर भीमदेव द्वितीय है, और इनके मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो संबंध बिगड़ने का वो कारण था इंचनी कुमारी, जिनसे विवाह कौन करना चाहता था? भीमदेव द्वितीय, परंतु उसका विवाह किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। और ये इंचनी कुमारी कौन थी? अब्बू के परमार शासकों की पुत्री थी।
और युद्ध हुआ और उसके बाद में जगदेव प्रतिहार के मध्यस्थता से बाद में समझौते में बदल गया था। ठीक है। जयचंद्र कौन था? पृथ्वीराज चौहान का समकालीन कनौज का शासक, और परमार्दी देव चंदेल था जो कि महोबा का पृथ्वीराज चौहान का समकालीन शासक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और ये गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक इनकी दरगाह पर सबसे पहले आए थे और उनकी मज़ार भी बनवाई थी। ठीक है। और उसके बाद में लगातार जारी रहते सिलसिले। ठीक है। और ये किस सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिले के। और ये मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और उस समय शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसके साथ आए थे। उस समय भारत का जो शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जिनके समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है जो सांप्रदायिकता की प्रतीक मानी जाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार किस वर्ष मुठभेड़ हुई थी? रणथंभौर का शासक था हमीरदेव, उस समय दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। उसने 2 बार आक्रमण किए थे, एक बार 1290 में और दूसरा 1292 में, और दोनों में ही जलालुद्दीन असफल रहा था। तो उसने क्या कहा दूसरे आक्रमण कि मैं ऐसे 100 किले मुसलमानों के बाल के बराबर समझता हूँ। तो इसमें पूछा गया है प्रथम आक्रमण, तो प्रथम आक्रमण कब किया गया था? 1290 में। कब? 1290 में आक्रमण किया गया था। ठीक है। लेकिन जलालुद्दीन को सफलता नहीं मिली थी। अगला हमारा प्रश्न है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ये प्रश्न हमने जिक्र किया है, मीर मोहम्मद शाह और केहबरू, जो कि जाति से मंगोल थे। ठीक है। अभी इन्होंने किस प्रकार का विद्रोह किया था? एक ग्रंथ में जिक्र किया गया है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम करता था मोहम्मद शाह, और इन दोनों ने मिलकर खिलजी को मारने का प्लान भी बनाया था। परंतु जैसे ही खिलजी को पता चला तो उसने इन्हें मोहम्मद शाह को मारने का प्रयास किया, परंतु ये भागकर हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया था। ठीक है। एक अन्य कारण यह भी बताया जाता है कि जब खिलजी की सेना सोमदेव के मंदिर को लूट कर आ रही थी, तो उनके जो सामग्री थी उनको बंटवारे के लेकर के मोहम्मद शाह और उलूग खान के बीच में अनबन हो गई थी, और फिर मोहम्मद शाह उस लूट के सामान को लेकर के हमीरदेव के पास आ गया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर पर अपना अधिकार किया था। 1299 में उन्हें पहली बार आक्रमण किया, और उसके बाद में 1301 में उन्होंने लगभग 1 साल का समय लगा था अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर अपना अधिकार करने के लिए, और उसमें भी रणमल और रतिपाल नामक 2 सेनापतियों ने विश्वासघात किया था हमीरदेव के चौहान के साथ। इसी कारण से खिलजी रणथंभौर पर अपना अधिकार करने में सफल रहा था। और तारीख बता देता हूँ, 11 जुलाई 1301। ठीक है। 1303 में उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर, 1308 में उन्होंने सिवाना पर, और 1311 में उन्होंने जालौर पर अपना अधिकार किया था। ठीक है। 1301 में रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान, चित्तौड़गढ़ का रतन सिंह जो गुहिल शाखा का अंतिम शासक था, और 1308 में सिवाना का शासक कौन था? सातल देव, और 1311 में जालौर का कानर देव। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। अभी हमने जिक्र किया था कि खिलजियों के दो खिलजी थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो अमीरदेव चौहान ने के विरुद्ध आक्रमण करने वाले दो खिलजी शासक कौन होते हैं? एक जलालुद्दीन होता है, दूसरा अलाउद्दीन होता है। ठीक है, इस प्रकार भी आप इन दोनों प्रश्नों को याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम खिलजी सुल्तान रिपीट हो गया कि जिसने रणथंभौर दुर्ग पर अपना आक्रमण किया है, तो जलालुद्दीन खिलजी रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। अभी हमने जिक्र किया था, परमार्दी देव था जो चंदेल वंश से था और महोबा का था। और इसके दो सेनापति हुए हैं प्रसिद्ध इतिहास में, आला और उदल, जिसने 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण के समय उनका सामना किया था और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, परमार्दी देव था, चंदेल वंश का शासक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि रणथंभौर की विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? अलाउद्दीन के दो प्रमुख सेनापति थे, एक नुसरत शाह जो नहीं रहा था, यानी कि वो मारा गया था, बचा था उलुग खान। तो उलुग खान के नेतृत्व में रणथंभौर का जो दुर्ग था वो सौंप दिया गया था, किसके? उलुग खान को। ठीक है, और उसी प्रकार जैसे रतन सिंह को पराजित किया था चित्तौड़ का किला, तो वो उसे अपने पुत्र को सौंप दिया था और उसके पुत्र ने किसे सौंपा था? मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था। ठीक है, और सिवाना का किला है वो कमालुद्दीन गुर्ग के हाथों में सौंप दिया गया था। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिवाना का किला कमालुद्दीन गुर्ग और चित्तौड़ का किला पहले अपने पुत्र के खिजर खान को, और उसके बाद में खिजर खान ने किसे सौंपा था? मालदेव को सौंपा था। अगला हमारा प्रश्न है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरिश्ता लिखता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर दो आक्रमण किए थे, पहला 1308 में किया था और दूसरा 1311 में किया था। पहले आक्रमण में उन्होंने सिवाना तक ही अपना रास्ता तय किया था और सिवाना पर अपना अधिकार कर लिया और वहां पर अपने एक सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया था और इस सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया गया था? खेराबाद रख दिया था। उसके बाद में उन्होंने द्वितीय आक्रमण जालोर पर 1311 में किया था और इस बार उन्होंने कानरदेव को पराजित किया और जालोर पर अपना अधिकार कर इसका नाम जलालाबाद कर दिया था। ये बात लिखता है फरिश्ता। ठीक है, ये फारसी इतिहासकार हुए हैं। परंतु आपके ध्यान में एक तारीख और भी आता है सन 1305 में, तो 1305 नहीं रहेगा इसमें। प्रथम आक्रमण पूछा जाता है तो 1308, दूसरा आक्रमण 1311 रहेगा। अब 1305 इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि 1305 में जब कानरदेव शासक बना था तब खिलजी ने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था, परंतु वो युद्ध के उद्देश्य से नहीं बल्कि समझौते के उद्देश्य से आया था और वो सफल भी रहा था अपने समझौते में। और हमें जो कानरदेव को था उसे दिल्ली दरबार में भी लेकर गया था समझाकर। ठीक है, बाद में स्थिति बिगड़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला आक्रमण पूछा जाए तो 1308 और दूसरा आक्रमण पूछा जाए तो 1311। ठीक है, तो इसमें द्वितीय आक्रमण पूछा गया तो 1311 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा शासक जालोर के चौहान से संबंध नहीं रखता है? वत्सराज, कीर्तिपाल, समय सिंह और उदय सिंह। कीर्तिपाल रखता है क्योंकि ये जालोर के चौहान वंश का संस्थापक थे। ये नाडोल की शाखा थे ना, जिसका संस्थापक नाडोल की शाखा का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण सिंह, ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसी वंश का एक शासक हुआ था अलहण, जिसका पुत्र था कीर्तिपाल। ठीक है, तो कीर्तिपाल जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था।
इसके अलावा समेत सिंह भी है, उदय सिंह भी है जालौर के शासक। इसके अलावा चौसिंग देव और सामंत सिंह, सामंत सिंह कानड़ देव के पिता थे। वत्सराज है ये गुज्जर प्रतिहार शासक है, ठीक है। तो इनका संबंध जालौर के वंश से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है अजय राज आते हैं, उसके बाद में अर्णोराज आते हैं, अर्णोराज के बाद में विग्रह राज आते हैं चतुर्थ, और उसके बाद में आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो 2, 3, 1 और 4 रहेगा। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 4 नंबर ऑप्शन में है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि कानड़ देव कहाँ का शासक था। अभी हमने जिक्र किया था जालौर का शासक था। मेवाड़ का रतन सिंह, रणथंभौर का हमीर देव और सांबर का अलग अलग है। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कोई नहीं था। ठीक है, और सांबर का पूछा जा सकता है तो उसमें वासुदेव भी हो सकते हैं, विग्रह राज हो सकते हैं, पृथ्वीराज, ये सभी शासक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न फिर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भाई रीट वाले ने भी इसी प्रकार के प्रश्न दिए थे, उनके पास चौथा प्रश्न ही नहीं था। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो, सुमिलित करो, अभिकथन और कारण, इसके अलावा उनके पास चौथे प्रकार का प्रश्न ही नहीं था। तो मैंने भी इसी प्रकार के प्रश्न लिए। अब इन्हें भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। पहले आते हैं पृथ्वीराज द्वितीय, 1 नंबर पर पृथ्वीराज द्वितीय। उसके बाद में आते हैं विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ के बाद में आते हैं सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो इसमें 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 नहीं, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 4 रहेगा उसको उत्तर। विग्रह राज के बाद बने थे सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज के पिताश्री थे। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 किसी में है क्या? शायद तक यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है। उत्तर लिख लेना आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 3, 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था। तो हमने जिक्र किया था कि शासक के द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न आज का, चौहान की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, यानी कि संस्थापक कौन था। तो वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज, जिसने 1194 में रणथंभौर चौहान वंश की नींव रखी थी। गोविंदराज, ठीक है। कीर्तिपाल ये जालौर के चौहान वंश का संस्थापक। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने जो चौहान वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे उन पर चर्चा की थी, और हमने एक बार अपने चौहान वंश को रिवीजन भी किया था। ठीक है दोस्तों, और इस जो क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है, और इनका जो अन्य क्लासें हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार ज़रूर देखना। उसमें हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है, इसके अलावा मेवाड़ के और राठौड़ के और चौहान वंश को हमने कंप्लीट कर लिया है, वो भी क्लासें अवश्य देखना। और ये क्लासें आपको राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10, राजस्थान का इतिहास कक्षा 12 और एक किताब और है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो पुराना मॉडल है, उनसे बनाए जा रहे हैं। और ये आप देख ही लेना कि इन जो आज हमने प्रश्न उत्तर किए हैं उसके आधार पे आप देख लेना, और ये आप खुद
मूल्यांकन कर सकते हो कि विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं क्या वो इन्हीं किताबों से है। तो आप हमारी उन क्लासों को एक बार जरूर अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।